नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने दीपिका पाठ्य पुस्तक के साना साना हाजोड़ी पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि मधु कांकरिया जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, आपने मेरे पिछले भागों में देखा है कि लेखिका किस तरह से अपनी यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती है और इस तरह से अपने भावों की अभिव्यक्ति करती है कि पाठक का मन भी उसी में सैर करने लगता है। उन्होंने शहर के जो अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है, जो कि सभी के मन को छू जाता है। लेखिका को वहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तीस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं और कुल मिलाकर लेखिका की यह यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। आपने देखा था कि गैंगटॉक शहर के अद्भुत सौंदर्य से लेखिका सम्मोहित हो जाती है और फिर यूमथांग का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह उसके मन को हिला डालता है। वहाँ के जनजीवन की कठिनाइयाँ, वहाँ की धार्मिक आस्थाएं, यह सब उसके मन को अंदर तक झकझोर देती है। फिर आगे जब वह हिमालय दर्शन करने जाती है, हिमालय दर्शन तो कर ही गई है, और 7 सिस्टर्स वाटरफॉल और जो पत्थर तोड़ती जो पहाड़ी औरतें हैं उनकी श्रम साधना को देख करके और उसके साथ ही साथ उनके मातृत्व की भावना कि सामने से पत्थर तोड़ना और पीठ में छोटे छोटे बच्चों को टोकरी में लादना, अपने साथ रखना, यह सब जो है उसको बड़े आश्चर्य में डाल देता है। और उन्हें लगता है, उसके साथ ही साथ वो यह भी देखती है कि पहाड़ी बच्चों का जो जीवन है वो कितना कठिन है। वह पैदल चल करके पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ करके अपनी विद्या ग्रहण करने जाते हैं। आगे जब उनकी जीप आगे बढ़ती है, खतरनाक रास्तों से उनका सामना होता है। वहाँ पे सड़कें इतनी कम चौड़ी रहती हैं कि अगर थोड़ा सा भी उसमें संतुलन थोड़ा डगमगा जाए तो नीचे खाई में गिरने की संभावना रहती है। और इसीलिए रास्ते भर जगह जगह जो है चेतावनियाँ लिखी होती हैं और खतरों के प्रति सावधान करती रहती हैं। आगे जाकर के लेखिका देखती है कि चाय के बागानों में युवतियों का जो सौंदर्य है वह उन्हें अत्यंत ही प्रभावित करता है। डूबते सूरज की जो स्वर्णिम आभा है और उसकी सघन हरियाली के बीच चटक जो लाल रंग का जो गोकू पहने जो परिधान होता है सिक्किमी युवतियों का, उसके सौंदर्य को लेखिका देखती है तो एकदम चीखी पड़ती है, मतलब बहुत ही प्रभावित उससे होती है। यूमथांग पहुंचने के लिए आगे लेखिका को लायुंग में पड़ाव लेना पड़ता है। आगे वह अपने यात्रा वृत्तांत में कहती हैं कि वह आगे कटाऊ की ओर वह लोग बढ़ते हैं, जिसको कि कटाऊ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो धीरे धीरे वह कटाऊ की ओर बढ़ रहे थे। उनकी जीप आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दूर से ही उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे और पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे और लगता था कि जैसे उन पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो और कहीं पाउडर बची रह गई हो तो कहीं वह धूप में बह गई हो। मतलब पहाड़ कहीं पे चमकीले दिखाई दे रहे थे और कहीं पे हरे दिखाई दे रहे थे। इस तरह लेखिका ने इसको इस तरह से अभिव्यक्त किया है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है और लगता है कि रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें
पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। साबुन का झाग एकदम चारों तरफ श्वेत ही श्वेत, सफेद ही सफेद झाग चारों ओर फैला हुआ था, किसके? बर्फ के रूप में। मैं जीव की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। लेखिका कह रही है कि जीव से अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाल करके वह चांदी के समान चमकते पहाड़ों को देख रही थी। चांदी के समान क्यों चमक रहे थे पहाड़? क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी हुई थी, और जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह और भी चमकती हुई नजर आती है। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। राम रोचो मतलब अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी और चेहरा इतराने लगा। उसे लगा कि लेखिका ने जब उसे नेपाली में जवाब दिया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। जब वो आगे बढ़े तो वहां उन्हें क्या बर्फ ही गिरती हुई नजर आई। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊं च, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह क्या कर रहा था? मतलब उसे भी वह प्राकृतिक सौंदर्य इतना विभोर कर रहा था कि उसके मन से गाना निकलने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ पर बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। वह क्या कर रहे थे? वहाँ पे उसका फोटो सेशन शुरू हो गया था और हर दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने लगे थे। मेरे पाँव झंझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कटाओ क्या है? टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलना असंभव था। टूरिस्ट स्पॉट मतलब वह एक भ्रमण स्थल जिसके बारे में सभी लोगों को बताया जाता है, लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन कटाओ के बारे में अभी किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था। इस कारण जो है झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान वहाँ पर नहीं थी। लेकर कही थी, चलो ये भी कोई बात नहीं। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। वह सारे दृश्यों को अपने कैमरे के अंदर इस तरह से वो लोग कैद कर रहे थे कि उसको बार बार घर में जा करके देख सकें। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर अत्यधिक उनके आध्यात्मिकता से उनको आध्यात्मिक अतीत से उसको जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका कह रही है कि यहाँ का जो वातावरण, शांत और सौम्य वातावरण और ये प्राकृतिक दृश्य, अब मुझे वो कह रही है कि ऐसी ही दिव्यता जो अलौकिकता है, ऋषि मुनियों ने तभी वेदों की रचना यहाँ पर की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसे कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। वहाँ की शांति से का आभास लेकर के लेखिका अपने मन में यही सोचती है कि अगर कोई बड़ा से बड़ा जो अपराधी व्यक्ति होगा वह क्षण भर के लिए भी यहाँ आ जाए तो एक क्षण के लिए ही सही उसके मन में बुद्ध का अवतार हो जाएगा, और जो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति है वह यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और तभी उनके दिमाग में विचार आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था
कि शैतान भी उसे देखकर ठगासा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। तभी लेखिका को अपने मन में यही विचार याद आता है कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते क्या था कि जब उसको शैतान देखता था, उसकी सुंदरता को शैतान देखता था, तो वह भी क्षण भर के लिए दूसरों का जो अमंगल करने की बात उसके मन में रहती थी, जो उसकी प्रवृत्ति थी दूसरों के लिए बुरा करने की, वह उसको भूल जाता था और सौंदर्य को एक टक निहारने लगता था। मिल्टन की कविता में यह है। तो उसने मणि से पूछा लेखिका ने कि क्या उसने मिल्टन की यह कविता पढ़ी है, पर मणि उसमें किसी दूसरे ही सवाल में उलझी हुई थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फशिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। लेखिका कहती है कि पहले क्या है, सर्दियों में तो ये बर्फ के रूप में जल मानो एकत्रित हो जाता है और वही बर्फ जब गर्मियों में पिघलती है तो ये बर्फशिलाएं जलधारा के रूप में सूखे जो है तप्त सूखे से ग्रस्त जो लोग होते हैं उनके गलों को तरावट पहुंचाती है। तो कहते हैं जल संचय की यह कैसी अद्भुत व्यवस्था है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर। मणि भी अभिभूत होकर के कहती है, अपना माथा मस्तक से नीचे झुका करके कहती है कि इन नदियों का और जो ये पहाड़ है इनका हम पर कितना ऋण है कि ये संसार की कितनी सुंदरता को अपने में ओढ़े हुए हैं। और तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। कैसे कि जो उड़ते बादलों की तरह, जैसे बादल उड़ते एक क्षण भर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही वह जब सुंदरता में खोई हुई थी तो तभी उन्हें उन पहाड़ी पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का ख्याल आ गया और उनके मन में एक हल्की सी उदासी आ गई कि ये प्राकृतिक अप्रतिम सौंदर्य और उसके बीच में जो पहाड़ी औरतें अपने जीवन से अपने परिश्रम से जूझती हुई, तो थोड़ी सी उदासी उनके मन में आ गई। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, क्योंकि उस समय कड़कड़ाती ठंड जब तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, तो वो कहती है कि आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हम सीमा पर इसीलिए पहरा देते हुए कि हमारे भारतवासी अपने घरों में आराम की नींद सो सकें। फेरी भेटुला, फेरी भेटुला वही का जो है स्थानीय शब्द, वो कहते हैं कि मतलब फेरी का मतलब भेटुला मतलब मिलेंगे, फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही हम दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। कितनी अच्छी बात लिखी हुई थी कि हम अपना आज आपके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, आपके हमारा आज जो है आपके भविष्य के लिए है। ठीक है, वह मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। मन में थोड़ा एहसास हुआ कि हम अपने घरों में कितने आराम से रहते हैं और ये यहाँ पे इतने ठंडक में, कड़कड़ाती ठंड में भी हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आता कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीनों में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी जब क्या होती है, कड़कड़ाती ठंड होती है और सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, वो यहाँ सीमा पर तैनात रहते हैं और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। मियाद मैंने अपने समय से। तो मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। खोज यात्रा
कई चीजें उन्होंने उसको जानी और समझी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल लेखिका बताती है कि वे लायोंग से वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चली। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आए थे, मतलब हाल में ही आए थे। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियोता और रेडोडेंड्रोन के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सेर रखी हो। यहाँ रास्ते फिर भी अपेक्षाकृत मतलब चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बंदरों का झुंड भी उन्हें दिखाई दिया। घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए, क्योंकि बर्फ से ढके कटाओं के हिमशिखरों को देखने के बाद युमथांग उनको थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। वो कहती है कि मंजिल पे पहुंचने तो क्या होता है, सारी रोमांचकता खत्म हो जाती है, लेकिन जो मंजिल तक जाने का जो सफर होता है, जो रास्ता होता है, वही ज्यादा रोमांचक होता है। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो वह क्या बोली, नहीं मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता बताई कि वे केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। लेखिका को थोड़ा मतलब विश्वास भी नहीं हुआ इस बात पे और आश्चर्य हुआ कि क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। वो मतलब उन्हें लगता है कि जिस तरह से ज्वार भाटा पूर्णिमा की चांदनी में ही आता है, उसी तरह से क्या चांदनी रात में ही ये कुत्ते भौंकते हैं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियां देता रहा। और मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। जितेन उनसे प्रत्येक जगह की पूरी जानकारी देते जा रहे थे। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है और यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। आगे उसने यह भी बताया कि यह जो 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उस जो खेदुम नाम का क्षेत्र था, देवी देवताओं का निवास होने के कारण वहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा तो वह क्या है, मर जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं और अगर इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो लेखिका बोलेगी, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है और गंतोक का मतलब क्या होता है, पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। और आपने देखा कि अभी भी वहाँ पर रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। लेखिका अंत में उस सौंदर्य के से अभिभूत होकर के यही कहती है कि रास्ते बनते जा रहे हैं नए नए स्थानों की खोजों के लिए, और मनुष्य की
जो यह कभी न समाप्त होने वाली खोज है, शायद उसी का नाम सौंदर्य है। लेखिका इसी बात पे अपने यात्रा वृत्तांत को यहाँ पर समाप्त करती है और उनकी जीप आगे बढ़ जाती है। इस तरह से आपने देखा बच्चों कि साना साना हाजोड़ी में लेखिका ने गैंगटॉक शहर से और उसके आसपास आगे जाकर के युमथांग सब जगह जाकर के किस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते, उसका एहसास करते हुए अपनी यात्रा को पूरा किया। जो अब मैं पाठ समाप्त कर रही हूँ। आशा है कि आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ समझ में आ गया होगा। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके प्रार्थना। अब मैं पाठ समाप्त करने जा रही हूँ।